May I come in, sir? आइए आइए अजय यादव आइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग, प्लीज हैव अ सीट। Thank you, sir. बैठिए। ईटा के रहने वाले हैं? जी सर। हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश में? सर मेरा माध्यम हिंदी है। हिंदी में बात करते हैं, कोई बात नहीं। ईटा के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम बताइए जो ईटा ने प्रोड्यूस किया है। सर ईटा से कई प्रमुख नेता हैं, जैसे कि सर ईटा में लगभग 3 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वह ईटा को बिलोंग कर चुके हैं, जिसमें कि सर माननीय कल्याण सिंह है, माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, इसके अलावा सर माननीय राम नरेश यादव हैं। इसके अलावा सर अगर हाल ही की बात की जाए तो ईटा में एक माननीय जोगेंद्र सिंह यादव है, इसके अलावा माननीय रामेश्वर यादव है। यानी काफी पॉलिटिकली एक्टिव वो जी जिला है सर, ईटा। जी सर। ऐसा क्यों है, ऐसा कोई कारण ढूंढा जाता है? सर इसके कई कारण देखे जा सकते हैं। पहला तो सर यह है मुख्य तौर से एक ही समुदाय यादव और की एक बड़ी संख्या में यहाँ पॉपुलेशन है, तो जिस कारण बस सर कई ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वे यहाँ आसानी से जीत जाते हैं। दूसरा सर जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद जो ओबीसी की जिस प्रकार से ग्रोथ हुई उस दौरान देखा गया यहाँ बड़ी स्तर पे ओबीसी के जो नेता हैं वो यहाँ पर लीडर्स के रूप में उभरे। तीसरा सर यहाँ पे जो भूमि है वो एग्रीकल्चर बेस्ड भूमि है, तो मुख्य तौर से जो प्रोफेशंस है खासकर ओबीसी कम्युनिटीज़ और उनके लीडर्स का वो एग्रीकल्चर संबंधित रहा है, जिस कारण बस भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उनके लिए आसान हो जाता है। अभी एक बड़े प्रसिद्ध नेता था जिनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने एक टर्म निकाला था मंडल वर्सेस कमंडल। अक्सर सुनने में आपने सुना है टर्म ये मंडल जी। वर्सेस कमंडल? जी सर। तो क्या किस नेता को ये दिया जाता है जो जिनकी मृत्यु हो गई थी? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो माननीय मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हुई है। उनसे रिलेटेड नहीं? उनसे नहीं है, वो भी जादव ही है लेकिन। सॉरी सर मैंने इसकी जानकारी। शरद यादव का नाम सुना है अभी? शरद यादव जी सर, जी सर। उन्होंने मंडल वर्सेस कमंडल, लेकिन इसका मीनिंग समझते हैं आप? मंडल, आपने मंडल वर्ड यूज किया इसलिए मुझे याद आया। सर जो मंडल शब्द है वह मुख्य तौर से जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उसके संदर्भ मंडल कमीशन ने जो किया उसके लिए ओबीसी के लिए मंडल बन गया। कमंडल क्या है? सर कमंडल मुख्य तौर से जो ऋषि मुनि हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, तो यह लगभग जो हायर कास्ट जो कम्युनिटीज़ हैं उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अच्छी बात है, अच्छा बताया आपने। आपने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया है। जी सर। एक कॉन्सेप्ट चला हुआ गवर्नमेंट में टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में क्लस्टर्स, टेक्सटाइल क्लस्टर्स सुना है? जी सर। तो बनारस में ये क्लस्टर है आपका? जी सर। ये कॉन्सेप्ट क्या है, धारणा क्या है क्लस्टर का? सर मुख्य तौर से जो टेक्सटाइल में समस्या है उनको सुलझाने के लिए यह प्रयास है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स आसानी से नहीं मिलता, बड़े स्तर पे इन्फॉर्मल सेक्टर्स पे लोग काम करते हैं, जो डाइंग हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, तो भारत सरकार का ये प्रयास है कि ऐसे क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए जाएं जहाँ पे बड़ी स्तर पे वीवर्स मिलते हैं, बड़ी स्तर पे वहाँ पे हैंडलूम वर्कर्स हैं, पावर लूम वर्कर्स हैं, तो कैसे उन तक आसानी से क्वालिटी रॉ मटेरियल पहुँचाया जाए, क्वालिटी डाई पहुँचाया जाए, उनका किसी इंस्टीट्यूट के साथ जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन कराया जाए, ताकि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, नई डिजाइन्स हैं जिसकी आज मार्केट में आवश्यकता है वह उन तक पहुँचे। तो ये प्रयास है कि कैसे उस क्लस्टर के माध्यम से न सिर्फ उस क्षेत्र का विकास हो, वहाँ जो वीवर्स हैं उनका भी विकास हो। तो इसी क्लस्टर कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कुछ स्कीम निकाली है, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि स्कीम का नाम मित्रा है? जी सर। क्या है वो? सर पीएम मित्रा स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का ये प्रयास है कि एक ही जगह कैसे जो टेक्सटाइल्स के सारे कंपोनेंट हैं जैसे कि स्पिनिंग हुआ, वीविंग हुआ, टेक्सटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, एप्रल हो गया, सभी एक ही जगह आसानी से प्राप्त हो ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी विकसित हो। इसके माध्यम से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आसानी से आ सके, आसानी से स्किल प्राप्त हो सके, और खासकर जो मैनमेड फाइबर्स हैं और जो टेक्निकल टेक्सटाइल हैं जो कि सनराइज सेक्टर के रूप में उभर रहे हैं, इसमें भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, इसके माध्यम से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। तो उसी से मिलता जुलता एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास है, उसके बारे में आपने कुछ जानकारी है आपके पास? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है जी सर, वो एक्सपोर्ट में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी सर। तो अभी जो इंडिया का जो टेक्सटाइल जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर का कितना योगदान है? टोटल एक्सपोर्ट की मात्रा बता सकते हैं क्या बिलियन डॉलर्स में? सर अराउंड 400 बिलियन का भारत का टोटल एक्सपोर्ट रहता है, जिसमें लगभग 12% 44 बिलियन के समथिंग टेक्सटाइल का रहता है। ठीक है, तो उस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा किस वस्तु का योगदान है? सर भारत मुख्य तौर से जो यार्न है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कॉटन के, इनका जो एक्सपोर्ट है बड़े स्तर पे करता है। तो सर मुख्य रूप से जो प्रपोर्शन है वह वैल्यू एडिटेड प्रोडक्ट्स का नहीं है, जो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स हैं खासकर कॉटन सेंट्रिक उनका अधिक है। मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब वो गारमेंट अभी भी ज़्यादा है ना, लेकिन उसके बाद आप ठीक करें कॉटन का या यार्न का आता है। तो अभी कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अगर उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें या वीकनेस के बारे में बात करें तो उसके क्या स्ट्रेंथ है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का?
और क्या वीकनेस कहा जाए? सर अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पहला जो लेबर एडवांटेज है भारत के पास वो है अच्छी मात्रा में है। दूसरा सर भारत कॉटन के प्रोडक्ट्स में एक प्रकार से मार्केट डोमिनेंस है भारत के पास, तो वहाँ भारत अच्छा कर सकता है। इसके अलावा सर वीकनेसेस की अगर मैं बात करूँ तो पहला टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एक समस्या रही है, जिसका हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रह पाते हैं। दूसरा सर बड़े स्तर पे टेक्सटाइल यूनिट्स द्वारा जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, खासकर रिवर पॉल्यूशंस, वह सर एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। तो ये जो आपने कहा कि पॉल्यूशन टेक्सटाइल से काफ़ी पॉल्यूशन भी होता है, डाइंग और उसके एफ्लुएंट से, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर सरकार के कई प्रयास हैं। पहला जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट पॉलिसी के माध्यम से सरकार कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रही है, जिसके माध्यम से कि जो डिस्चार्ज हो वह लगभग पॉल्यूटेंट फ्री हो। दूसरा सर भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो ऑर्गेनिक डाइस हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हैं, कैसे यह हर क्षेत्र तक आसानी से पहुँचें, तो इसके लिए जो सप्लाई चेन है उसे और मजबूत बनाने का प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सर जो रीयूजिंग और रिसाइकलिंग का प्रिंसिपल्स है उसे भारत सरकार और स्ट्रेंथेंड कर रही है, कैसे कि सेम डाइस को हम बार बार प्रयोग कर सकें ताकि जो वेस्टेज है वह कम हो सके और कॉस्ट एफिशिएंसी। एक सर्कुलर इकोनॉमी की भी बात आती है टेक्सटाइल सेक्टर में, उसके या कैसे अप्लाई कर सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट टेक्सटाइल सेक्टर में? सर सर्कुलर इकोनॉमी मुख्य तौर से इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि इसमें वेस्ट जीरो हो जाता है और वेस्ट एक वेल्थ के रूप में उभर के आता है, और टेक्सटाइल के संदर्भ में बड़े स्तर पे लाभकारी हो सकता है। जिस प्रकार से टेक्सटाइल में फैब्रिक का वेस्टेज होता है, डाइंग का वेस्टेज होता है, तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कॉटन की वेस्टेज लगभग जीरो हो जाए, वह सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े, इसका प्रयास चल रहा है। दूसरा सर बड़े स्तर पर भारत सरकार जो फैशंस में जो प्रोडक्ट्स वेस्ट में चले जाते हैं, कैसे उनको सेग्रीगेट किया जाए, कैसे उनको दोबारा टेक्सटाइल में इंटीग्रेट किया जाए, ऐसे प्रयास चल रहे हैं सर। ये जो टेक्सटाइल का जो एडवांटेज है इंडिया का, जैसे कि आपने कहा लेबर से है, दैट इज वन। सो हम वर्ल्ड टेक्सटाइल में इंडिया कैसे आगे आए, कैसे उसका अभी कितना वर्ल्ड टेक्सटाइल में इंडिया का क्या परसेंटेज होगा? वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज? भारत का लगभग 5% है। तो और चाइना का काफ़ी ज़्यादा है। जी सर। तो चाइना का घट रहा है या बढ़ रहा है? सर चीन का 35% है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे वह घट रहा है। घट रहा है। तो उस स्थान को लेने के लिए जो घट रहा है उसमें भारत को क्या करना चाहिए? सर कई प्रयास करने की आवश्यकता है। पहला तो सर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स जो कि चीन ने प्राप्त किया, जिस आधार पर पीएम मित्रा स्कीम्स बनाई गई हैं, इसका सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि कॉस्ट एफिशिएंट्स और जो न्यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वह आसानी से विकसित हो सकें। दूसरा सर बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल में खासकर हैंडलूम सेक्टर में अनस्किल्ड या फिर पार्शियली स्किल्ड पॉपुलेशन है, कैसे उसे न्यू जो डिमांड है फैशन प्रोडक्ट्स की उसे इंटीग्रेट किया जाए ताकि कुछ नीच प्रोडक्ट्स डेवलप्ड हों, ताकि उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अधिक है। जैसा कि इटली में और पेरिस में देखा गया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने वीवर्स को ट्रेंड किया न्यू डिजाइन्स के साथ, ये बात कर सकता है। तीसरा सर टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी मात्रा में वीमेंस लगभग 68% कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि मुख्य तौर पे जो अनस्किल्ड वर्क है या पार्शियली स्किल्ड वर्क है उस भूमिका में रहती हैं। तो कैसे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि खासकर वोकेशनल और टेक्निकल, तो निश्चित रूप से सर भारत फिर इसमें आगे बढ़ सकता है, जैसा कि बांग्लादेश ने किया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। जी सर। इसका क्या मतलब होता है? सर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज किसी भी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को दी जाती है, और अगर यह किसी राष्ट्र को मिली हुई है तो उस राष्ट्र के पास ये राइट्स होते हैं या फिर उसे ये राइट्स मिल जाते हैं कि वह जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसका जो मिनिमम टैरिफ है वह उस पर लागू होगा। तो एक प्रकार से उसके एक्सपोर्ट्स में उसको एक एडवांटेज मिलती है, जिस संदर्भ में सर इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसका मतलब ठीक है। जो साइंस एजुकेशन है इंडिया में, जी सर। उसके एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। जी और सर। कुछ इंडस्ट्रियल बैरन्स, कुछ टेक्नोलॉजी बैरन्स ने भी कहा है, ऐसा है क्या वाकई ऐसा है या ये कमेंट? सर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि लगभग 50% जो भारत के ग्रेजुएट्स होते हैं वह कहीं भी एम्प्लॉयबल करने की जो जिस प्रकार की स्किल्स चाहिए होती है उनके पास नहीं होती है, और ये कई रिपोर्ट्स हैं जिनका ये दावा है। तो इस संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का खासकर हायर एजुकेशन और खासकर साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन अभी पूर्ण रूप से अपने पोटेंशियल पे नहीं है। यहाँ पे कई खामियां हैं, जैसे कि सर अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी एक गंभीर समस्या रही है। बड़ी स्तर पे जिस प्रकार की लेबोरेटरीज की आवश्यकता है, टेस्टिंग्स की आवश्यकता है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं है, खासकर जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में जो कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा सर अगर स्टूडेंट टीचर्स रेशियो देखा जाए तो यह भी भारत के हायर एजुकेशन में अराउंड 1:28 है, बल्कि आइडियल 1:10 होना चाहिए, जिस कारण बस भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके एकेडमिक्स सही नहीं रहते हैं। इसके अलावा सर जो फाउंडेशन में जो लर्निंग्स की समस्याएं रहती हैं, देखा जाता है बाद में हायर एजुकेशन में एक्यूमुलेट हो जाती हैं क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो निजी क्षेत्र हैं उनका टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में काफ़ी इन्फ्लक्स है, और जी सर। कई लोग तो उसको मशरूमिंग भी
कहते हैं और क्वालिटी का इशू है। जी सर। लेकिन सेम अगर आप अमेरिकन लैंडस्केप देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, जिसमें मोस्ट ऑफ द आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ वो प्राइवेट सेक्टर ही उसको उनको प्रमोट करता है, लेकिन उनका लेवल प्राइवेट होने के बावजूद भी क्वालिटी में इवन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी से ऊंचा है। जी सर। भारत में ऐसा क्यों नहीं? सर इसके कई कारण हैं। जैसे कि अगर हम यूएसए से कंपैरिजन करें तो जिस प्रकार से यूएसए में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं और उससे फंडिंग दी जाती है, तो भारत में सर आज भी फंडिंग खासकर प्राइवेट सेक्टर द्वारा काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा सर, जिस प्रकार से वहाँ ईजिली कैपिटल मिल जाता है, लोन्स अवेलेबल हो जाते हैं, और भारत के संदर्भ में देखा जाता है कि खासकर जो गवर्नमेंट सपोर्टेड जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें आसानी से लोन मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्हें काफ़ी इसमें समस्याएं महसूस होती हैं। तीसरा सर, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत है, जिसका अर्थ बस उन्हें जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में इनको इंपोर्ट कराना पड़ता है कई बार। जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता है, जिसमें सर काफ़ी लेंथी प्रोसेस रहती है, रेड टेपिज्म एक गंभीर समस्या है। अभी हाल में सरकार ने एक प्रस्ताव किया कि आने वाले दिनों में भारत के विश्वविद्यालय विदेशों में काम करेंगे, उससे ब्रेन ड्रेन, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ रहें वहाँ रहें, हमारे ही यूनिवर्सिटीज़ में रहेंगे, इस तरह की एक परिकल्पना है। जी सर। तो भारतीय विश्वविद्यालय अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं तो वो अपने को कैसे लोकेट कर पाएंगे जब ये क्वालिटी की स्थिति है? तो आपको लगता है कि ये सफल प्रयोग हो पाएगा? सर मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यूएई की बात करूं तो वहाँ पर बड़े स्तर पे जो यूएसए की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने वहाँ कॉलेजेस खोले हैं, और यूएई की सरकार उन्हें लगभग 90% फंडिंग प्रदान करती है। तो अगर भारत के कॉलेजेस विदेशों में अपने कॉलेजेस खोलें, वहाँ सरकार किसी प्रकार से उनको मदद प्रदान करे, उन्हें ईजिली कैपिटल प्रदान हो, क्वालिटी स्टूडेंट्स वहाँ पर आएँ, तो मुझे लगता है इससे जो सप्लाई चेन बनेगी उससे के माध्यम से भारत में भी क्वालिटी एजुकेशन आ सकती है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्री ने इस लाइन पर प्रयोग किया है सबसे ज़्यादा कि विदेशी विश्वविद्यालय वहाँ काम कर रहे हैं? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें थाईलैंड और मलेशिया इन्होंने काफ़ी अच्छे। अभी भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी स्थिति में है तुलनात्मक दृष्टि से, ग्रोथ का जहाँ तक प्रश्न है। जी सर। लेकिन इसके भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। जी सर। और उसमें कुछ इश्यूज हैं जो काफ़ी तनाव के लिए तनाव करते हैं सरकार की नीति बनाने वाले लोगों में। तो वो जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको अगर लिस्ट किया जाए तो टॉप 5 में किन चीज़ों को लिस्ट करेंगे? सर पहला तो करंट अकाउंट डेफिसिट जिस प्रकार से भारत का बढ़ रहा है, एक गंभीर समस्या है। दूसरा सर इन्फ्लेशन, खासकर कोर इन्फ्लेशन, जैसा कि अभी आरबीआई ने कहा कि लंबे समय तक एक गंभीर समस्या रह सकता है। तीसरा सर जिस प्रकार से रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है, यह एक गंभीर समस्या है। तीसरा सर जिस प्रकार से भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को में जो प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन उस संदर्भ में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण है, जिससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वह उस स्तर का अच्छा नहीं कर पा रहा है। एंड पांचवा सर जिस प्रकार से ग्लोबल रिसेशन की टेंडेंसीज दिख रही हैं, तो उससे हो सकता है कि हम तो उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन मुद्रास्फीति से है। और जी सर। अपने इंडस्ट्री सेक्टर के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर भी हमारे पास इशू है। जी सर। उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी डेमोग्राफी है उसके संदर्भ में एक प्रस्ताव बिहार से आया है। जी सर। वो सोशियो इकोनॉमिक जनगणना जिसमें कास्ट भी रिफ्लेक्ट होगा। जी सर। तो ऐसी जनगणना के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क हो सकता है? सर अगर पक्ष की बात की जाए तो पहला है कि अगर जितना अच्छा डेटा होगा उससे बेहतर पॉलिसी बन पाएगी, टारगेटेड तरीके से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरा सर जो बजटरी एलोकेशंस है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कीम्स का, वह बेहतर ढंग से उसका प्रयोग हो पाएगा और समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो सर हो सकता है इससे कास्ट कॉन्शियसनेस और जागे और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वह और मजबूत हो जाए। और दूसरा हो सकता है कि सर इससे जो कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी भी क्षेत्र में, यह जानकर कि हमारा इस क्षेत्र में डोमिनेंस है, हम यहाँ बड़ी संख्या में हैं, तो सकता है कि जो कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं वह और बढ़ जाए। आजकल एक बहुत परिचर्चा में आने वाली बात है कि भारत एक नेशन स्टेट नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, सिविलाइजेशनल स्टेट है। जी सर। तो आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, नेशन स्टेट और सिविलाइजेशनल स्टेट में भारत को कहाँ रखना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है कि यह कहना कि भारत सिविलाइजेशन स्टेट है, नेशनल स्टेट नहीं है, यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे भारत में एक नेशनलिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही हैं और देखा जा रहा है कि थ्रू आउट इंडिया लोगों के अंदर जो नेशनल आइडेंटिटी है वो डोमिनेट कर रही है। नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है वो कब से माना जाता है? सर आप पूछें। एक साल का गैप क्यों वहाँ पे 12th और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 5 साल क्यों लगा आपको? ऐसी गैप बिटवीन 12th एंड सर 12th के बाद मैं 1 साल IIT JEE की कोचिंग करने के लिए कोटा गया था, तो वह गैप है। 1 साल गैप ईयर लेकर तैयारी किया था। जी सर, अच्छी बात है। आपने एक बड़ा अच्छा हॉबी दिखाया है कि कॉन्टेक्चुअल कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स। जी सर। समझाइए क्या होगा, आप कैसे करते हैं आप? सर मुख्य तौर से
जो मेरी मदर हैं उनको खासकर न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है और वह बचपन से ही हमको न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ाती रही हैं और समझाती रही हैं। तो आज भी सर वह न्यूज़पेपर पढ़ती प्रोफेशन क्या है मतलब का? सर वह है तो हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, हिंदी जी या सर। इंग्लिश? सर हिंदी। हिंदी का न्यूज़पेपर। जी सर। कौन सा अखबार पढ़ती हैं? सर दैनिक जागरण जो एटा का संस्करण है। अच्छा, तो उसको आपको उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको पढ़ने के लिए? सर जब हम छोटे थे तो अक्सर लंच के टाइम पे क्या खास खबरें आई हैं इसके बारे में बताती थी। और आज सर मेरा ये प्रयास रहता है कि इसी जो हमारी फ्यूचर की कम्युनिकेशन है इसको मैं कंटिन्यू रखूं। जिस कार्ड पर सर न्यूज़पेपर में जब भी कुछ ऐसा पढ़ती हैं जो उन्हें लगता है कि प्रिपरेशन के जरिए मेरे काम में आ सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो एटा से संबंधित है, देश से संबंधित है, जो उन्हें लगता है कि उन्हें जाननी चाहिए, तो वह उससे संबंधित चीज़ों पर चर्चा करती हैं। मैंने मदर से करते हैं कि दोनों से करते हैं? फादर से? सर दोनों लोगों से चर्चा में फादर जाती क्या करते हैं आपके? है। सर लॉयर है। लॉयर है। जी सर। तो ये चर्चा कहाँ ईटा पे होती है? सर मुख्य तौर पे क्योंकि अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो फ़ोन के माध्यम से हो जाती है। उन्होंने क्या पढ़ा और उसके माध्यम से चर्चा होती है? आप अभी वही पेपर पढ़ते हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है। 8:30 बजे हमारी बात होती है तो उस दौरान ये चर्चा में आ जाता है कि मैं कैसे बातों को और आगे बढ़ाऊं। तो इस संदर्भ में उनसे पूछता रहता हूं कि आज क्या रहा एटा में, क्या यूपी में, और इस तरीके से हमारी बातें आगे बढ़ती जो रहती हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं, महत्वपूर्ण और मसले हमारे होते हैं उस पर चर्चा में आ जाते हैं। न्यूज बेस्ड जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा में आप पेरेंट्स का हेल्प लेते हैं और वो उससे आप जी सीखते सर, हैं। जी सर। चलिए ठीक है, वो समझ में आ गया हमको। आप जो जॉब लेके समझ में आ रहा है कि कंटेंट क्या, प्रीकॉन क्या है और कंटेंट में क्या काम करते थे आप? सर प्रिपॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं कंटेंट डेवलपर का काम कर रहा हूँ। तो मुख्य तौर से मेरा कार्य प्रीकॉन क्या आईएएस का है? है जी सर, ये सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है इंस्टीट्यूट। अच्छा, प्रीकॉन कहाँ, दिल्ली में है? जी सर, दिल्ली में। अच्छा, सर मुख्य तौर से इंस्टीट्यूट द्वारा डेली मॉर्निंग में मुझे 3 to 4 आर्टिकल्स भेजे जाते हैं और मेरा ये कार्य रहता है कि मैं उन आर्टिकल्स को सिंप्लीफाई करूं, उसमें सही तरीके से जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वे आसानी से समझ सकें कि क्या आर्टिकल का तात्पर्य है। तो सिंप्लीफिकेशन मेरा एक कार्य रहता है और उससे संबंधित क्या यूपीएससी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं, यह बताना रिटन में सर। समझ गया। तो आप इस तरह के बिल्कुल अपने एरिया से बाहर जाके काम क्यों करने लगे? टेक्सटाइल वाला काम क्यों नहीं पकड़ा? सर पहला मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ एक रुझान था और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं टेक्सटाइल को छोड़ के अगर सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आता भी हूँ तब भी ऐसा नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ अपना जो डायमेंशन ऑफ वर्क से उनको बढ़ा रखा है। कभी भी मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, किसी रीजन में काम करने का मौका मिला तो मैं इस क्षेत्र में भी अच्छा पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काम करूँगा। इसके अलावा सर मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेजुएशन के दौरान जिस प्रकार का मेरा एक्सपोजर रहा है, जिस प्रकार से मेरे अंदर और जो वर्च्यूज डेवलप हुए हैं, चाहे वह साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर हुआ हो, चाहे वह ऑब्जेक्टिविटी को लेकर हुआ हो, तो इन सभी का सिविल सर्विसेज में एक अच्छा प्रयोग है। तो उस माध्यम सवाल मेरा था ही नहीं जो आप बताने लगे। मैंने आप जो काम अभी कर रहे हैं। मैंने तो खाली काम के बारे में पूछा था जो भी आप कर रहे हैं। आप बताने लगे सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं आप? सॉरी दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। एनीवे, वो आपने खुद ही आंसर दे दिया उसका। आप सिविल सर्विसेज में आते हैं और यूपी आपको मिलता है कार्ड, अगर आपने चुना होगा तो, जहाँ से आप रहने वाले हैं। जी सर। यूपी में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको आकर्षित करती हैं कि शायद मैं उसको सॉल्व करने में कुछ योगदान दे सकूं? सर पहला तो मेरा प्रयास रहेगा कि यूपी में जो एमएसएमई सेक्टर है कैसे इसे और मजबूत बनाया जाए ताकि यह उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभा सके। दूसरा सर, उत्तर प्रदेश में चाइल्ड लेबर की गंभीर समस्या है। इसके कई क्षेत्र जैसे कि फिरोजाबाद हो गया, भदोही हो गया, एटा हो गया, यहाँ पे चाइल्ड लेबर गंभीर समस्या है। तो इसको कम करने का मेरा प्रयास रहेगा। चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में लगा हुआ है? किस तरह काम करवाया जा रहा है उससे? सर मुख्य तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोलूँ तो टेक्सटाइल सेक्टर्स में चाइल्ड लेबर्स हैं और फिरोजाबाद में जो बेंगल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ बड़े स्तर पर चाइल्ड लेबर्स हैं। इसके अलावा सर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी चाइल्ड लेबर की गंभीर समस्या है। ठीक है, चाइल्ड लेबर को सब प्रथम प्राथमिकता देंगे आप। और इसके अलावा सर एमएसएमई आपने कहा है? जी सर। और तीसरा सर मेरा प्रयास रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर हो ताकि वीमेन एम्पावरमेंट आसानी से हो सके। कई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाएं के अंदर यह भय है कि वह घर से बाहर नहीं जाती हैं सही रूप से, इस कारण बस उनका जो एम्पावरमेंट है काफ़ी कमजोर है। चलिए, थैंक यू। हम आपको भी बताते हैं क्या थैंक यू सर। थैंक यू सर। आ जाओ, आइए भाई। आप दे दीजिए। Most of the questions will be expected from your technical side, although you have not worked as a textile engineer so far. But even then, there are many things because this is a budding sector and हिंदी में बताइए। पढ़ा है तो उसमें सवाल आपके लिए हो रहेंगे जो उसकी टेक्नोलॉजी पर भी है, केमिकल फैब्रिक और नॉन केमिकल फैब्रिक और जीएसपी प्लस ये सब है, WTO प्रोविजंस, इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन के स्टेप लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो तो आप करेंगे, वो आपका डोमेन है, उस पर काम कर लेंगे। दूसरा ये है कि जो आंसर्स यूपी के बारे में आपको देने हैं वो तो आप ठीक दे रहे हैं। जब हम थोड़े से नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में जब हम बढ़े तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा और काम आपने किया होता तो अच्छा होता। गिवन योर बैकग्राउंड इन सेंटर CC एंड देन कमिंग टू IIT, दिस इज नॉट ओनली वी, इवन द बोर्ड विल बी श्योर दैट यू आर अ गुड बॉय। द प्रॉब्लम
ये जर्नलिस्ट का काम है, तो वो थोड़ी दूसरी एरियाज में भी जाएंगे, वो आपके डोमेन और निश एरिया में नहीं रहेंगे। तो जो नेशनल इश्यूज हैं इकोनॉमिक्स के भी और पॉलिटिकल भी, और कुछ जो प्रोमिनेंटली हॉट इश्यूज हैं इंटरनेशनल में, ब्रेक्जिट के बाद इंग्लैंड कैसा है, इंडो पैसिफिक, चाइना, हमने पूछा नहीं ज़्यादा उस पर, लेकिन टेस्ट कर लिया कि उस एरिया में कुछ और काम आपको करना चाहिए, लिस्टिंग करके। प्रिसाइज आंसर तो आप दे रहे हो, वर्ड्स भी आपके काफ़ी मेजर्ड है, दिक्कत नहीं, पर्सनालिटी प्लेजेंट है, लेकिन कंटेंट पर काम करना है, जो काम आप करते हो। और निश्चित तौर पर हम लोगों को आंसर बताया आपने, जो भी वो क्वेश्चन कुछ और था कि कंटेंट में काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला आंसर तो ये भी है, और ये बताने से कोई नुकसान नहीं है अगर ये भी बताएंगे कि हमने अपना टेक्निकल डोमेन कुछ दिन के लिए छोड़ा है क्योंकि इस गोल को मैंने प्रायोरिटाइज किया। ऐसा जो किया तो हमको फर्दर हेल्प करे, दैट वुड हैव बीन अ बेटर आंसर। छोटा आंसर देके करना है। वहाँ पर थोड़ा बैग है, दूसरे सवाल का जवाब देने तो मैंने पूछा नहीं था। एमएफएल वाला क्वेश्चन बड़ा गलत बताया आपने, अगर नहीं जानते हाँ, तो करना चाहिए था। हाँ, मतलब एक तो ज्योग्राफी आपका है ना ऑप्शनल है, तो उसमें भी आपके पास ना आ सकते हैं कि यूपी का ज्योग्राफी को कैसे देखते हैं, कितने रीजन्स में बांटते हैं इंडिया का, और जोशीमठ है ना, ये जो अभी महाराष्ट्र क्लाइमेट की भी बात चल रही है, क्लाइमेट चेंज, और अभी COP 27, हाँ, ये सब देख लीजिए। और टेक्सटाइल में भी ज्योग्राफी का क्या रोल है ना, वो भी देख सकते हैं आप, कोई उस तरह से भी पूछ सकते हैं। जैसे खासकर जो फाइबर है ना, वो फाइबर हर जगह नहीं होते हैं, जी सर। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफिकल सिल्क कहीं और होता है, कॉटन कहाँ हो रहा है, जूट कहाँ हो रहा है, जूट बोर्ड क्या है, इंडिया के मेजर कंपीटर कौन है, पाकिस्तान, इजिप्ट, ये सब। 10 तो ये जो इंडिया के एडवांटेज ऑफ कॉटन में है या सिल्क में चाइना से अब इम्पोर्ट हो रहा था, जो भी है, तो उस तरह से देख लीजिए कि कहाँ पर इंडिया एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी पूछ सकते हैं हम। हाँ, ये चीजें देख, अदरवाइज यू हैव अ गुड पर्सनालिटी के इश्यूज नहीं है, और अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में भी मोर और लेस आप अच्छे अप्रोप्रिएट हो, बहुत अच्छे हो। और यूपी का भी जवाब अच्छा है, यूपी का भी जवाब अच्छा जो है। मतलब वहाँ से इतने लीडर आए हैं, दैट इज गुड रिप्लाई। एक काम करो तुम कि लिस्टाइल में जो जानना है ना, उसमें जो एनुअल रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, वो कम से कम फॉरवर्ड ही पढ़ लो, Scan through पहले forward, 4-5 उसमें अच्छे से पढ़ लो, उसमें सारी जो चीजें मित्रा बात करें, क्लस्टर की बात करें, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे नहीं होता, सब उसमें लिखा होगा, उसको नोट डाउन कर लो। उसी को नोट डाउन कर लो, वो- हाँ, वो 5-6 पेज पढ़ लो, उसी से हो जाएगा। तो उसको सारा देख लो, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगे उसमें आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी 10 का लिस्ट बना लीजिए। इकोनॉमिक में नेशनल इश्यूज में जो है लिस्टिंग, अब जो करंट होता है, जैसे जोशीमठ है, उसमें सवाल बनता है, कर्नाटका महाराष्ट्र विवाद है, उस पर सवाल बनता है। और एक तो सेंसस वाला हमने पूछा आपसे, तो आपने सही आंसर दिया ओवरऑल। तो उस तरह के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को, गवर्नर के रोल को लेकर के भी आजकल चर्चा है, तो जो हॉट है वही दिमाग में आता है। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी COP 27 आया है, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है उसमें पुराने वाले से, तो वो सब पॉइंटेड हो सकता है कि क्या हुआ है। और पहले एक ये भी देख लेना कि पहले कॉटन पर एक एग्रीमेंट हुआ था, है ना? मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। नहीं, मल्टी फाइबर नहीं, एक कॉटन पे एक एग्रीमेंट था, जिसमें था ना कि कॉटन पर वो लगा सकते हैं, वो ड्यूटी कुछ था लगाने का, जिसमें इंडिया भी उसमें, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, अब उसको देख लो। सर किस मतलब किस संबंध में, ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल एग्रीमेंट है। ग्लोबल एग्रीमेंट में था वो। टेक्सटाइल में जो नया सवाल पैदा होगा वो ये है कि ग्रीन टेक्सटाइल की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, इसमें कि मतलब कि क्लाइमेट को भी देखना पड़ेगा ना, हर प्रोडक्शन में देना पड़ेगा। हाँ, उसमें तो वी आर यूजिंग दोज काइंड ऑफ फाइबर्स, एंड मुझे याद नहीं आ रहा, इंडिया में बहुत कुछ पाया गया है जो कि कम वाटर कंज्यूमिंग है, ज़्यादा ग्रीन है, तो कैसे टेक्नोलॉजी को वो जो ऑर्गेनिक डाई है वो अगर कम बहुत सारी पानी लेता है, How या to make उसको that- रिसाइकिल करना, हाउ टू ग्रीन द टेक्सटाइल। बनाना बार्क की बहुत चर्चा है उसमें ना, बनाना बार्क से भी फाइबर बनने वो की सब सवाल पूछ सकता है कि आप टेक्सटाइल को ग्रीन कैसे करें। कैसे करेंगे। टेक्सटाइल चूंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है, सबसे ज्यादा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो टेक्सटाइल का ही है। उसमें काफी जीन्स और इस तरह क्लोथ्स विद कॉन्शियस करके एक मूवमेंट भी है, चल रहा है। क्लोथ्स विद कॉन्शियस में यही है कि कैसे ग्रीनिंग उसकी की जाएगी। डाइस के बारे में आपने बताया, कौन सी कंपनीज हैं जो ज़्यादा नोन है, जो ऑर्गेनिक डाइस बनाती हैं। बायोगॉन ने शुरू किया इंडिया में, कॉर्पोरेट लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर तो बहुत है, बाद में तो और भी काम कर रहे हैं। तो मैं काम करो 10-15 वर्टिकल तैयार कर लो, जैसे पॉलिटिकल सीन इन इंडिया, तो उसमें देखो जुडिशियरी, अब उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, NJSC क्या बोल रहा है, सरकार क्या बोल रहा है, बहुत बकवास चल रहा है, कोलेजियम सिस्टम। तो जुडिशियरी में 10 इशू बनाओ, जी सर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, अपने दिमाग से सोचो 10 टॉपिक लाओ। इन्वायरमेंट का वर्टिकल बनाओ, COP27, COP15, इंडिया बायोडाइवर्सिटी, सीन दिस करके मैं टॉपिक नहीं गिनाऊंगा, अच्छे से सोचो 10-15 टॉपिक बनाओ। उस तरह से तुम करते करते इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अब RBM के मतलब बन रहा है तो माइग्रेंट वोटिंग कैसे होगा, क्या फायदा है क्या घाटा है, सब आर्गुमेंट है, उससे लेकर के सारा क्रिमिनल से लेकर जितना भी होता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो हो चुका है। ऐसे करोगे तो तुम्हारे बाउंड्री में आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन तुम बता पाएंगे। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ पेपर में कल आ रहा है तो उसको देख लो। तो फर्स्ट टू मेक द वर्टिकल ऑफ एटलीस्ट 20 वर्टिकल बनाओ, गवर्नेंस इशू को लेकर बनाओ, वाटर इशूज क्या है, यूपी के इशूज क्या है, ऐसे करके जितने याद में आता है वर्टिकल बना लो, और उसमें सब टॉपिक कर लो, और उस टॉपिक के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कर देते रहो। तुम्हारी पर्सनालिटी के ऊपर अगर कंटेंट से सपोर्ट हो गया हो तो यू कैन सेल थ्रू एंड सेल थ्रू इन अ वेरी गुड मैनर।
सर, थैंक यू सर। वो चीज़ ठीक है, और कुछ पूछना था आपको? सर एक क्वेश्चन सर ने पूछा था कि वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आया हुआ है सर, वो ये बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, आप वैसे ही मैं भी डालोगे तो आ जाएगा। अरे मैं वो तो उसमें 80% वीमेन काम करती है। जब लैंडो भी टेक्सटाइल पार्क बना है, बनारस में है, भागलपुर में, सब कहाँ आप देख लो कि आंध्रा और उसमें कौन सा बड़ा टेक्सटाइल पार्क है, उसका काफी एक्सपोर्ट होता है और उसमें सभी गांव के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया। हाँ, गवर्नमेंट ने support किया है, सपोर्ट किया, तेलंगाना वो तो गवर्नमेंट जॉब 80% उसमें वीमेन वर्कर हैं, वहीं पर रहती है। मैं उसको जरा देख लूँगा ना, Okay. उसका नाम याद नहीं आ रहा, कल मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।